नमस्कार दोस्तों, लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दृष्टि आईएएस के द्वारा जो 2023 के लिए अस्मिता छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पेपर हुआ उसको डिस्कस करेंगे। इसमें प्रीलिम्स के अंतर्गत एक क्वेश्चन जिसमें 50 क्वेश्चन जीएस के और 50 क्वेश्चन पैसेज सी सेट के अंतर्गत मैथ, रीजनिंग और कंप्रहेंशन के पूछे गए थे। तो ये 200 नंबर का पेपर था, 2 घंटे का समय था और इसमें कौन से क्वेश्चन आगे एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको बताएंगे। और जो लोग आगे अस्मिता छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसकी शर्त है कि आप यूपीएससी का मेंस दिए हो, प्री क्वालिफाई किए हो या फिर स्टेट पीसीएस का कोई भी पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ का भी प्री क्वालिफाई करके मेंस दिए हो, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो इसके अंतर्गत रेसिडेंशियल 1 साल से ज़्यादा तक का जो जब भी आप एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो तब तक ये पूरी ऑप्शनल से लेकर के मैगजीन से लेकर के रहने की व्यवस्था पूरी दृष्टि टीम के द्वारा उठाया जाता है। तो ये जो लोग इसके इच्छुक हैं अगली बार का फॉर्म आए तो ज़रूर भरना चाहिए। तो उनके लिए क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछे गए थे इस बार। पहला क्वेश्चन पॉलिटी से है कि हिंदी वाले से देख लीजिए चाहे इंग्लिश वाले से। तो आइए इंग्लिश वाले से देख लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्टीमेट कमेटी यानी प्राकलन समिति के संदर्भ में आपको बताना है क्या सही है। पहला, ऑल द मेंबर्स ऑफ कमेटी आर फ्रॉम लोकसभा ओनली, यानी 3 प्रकार की कमेटी होती हैं। एक तो प्राकलन समिति होती है, एक कौन सी होती है, एक होती है लोक लेखा समिति, एक सार्वजनिक उपक्रम समिति होती। तो प्राकलन के समिति के सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं, बिल्कुल बात सही। और इसके 30 मेंबर होते हैं। दूसरा, द मेंबर्स ऑफ कमेटी हैव ए टर्म 1 ईयर ओनली, यानी इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये भी सही है। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, जो भी सत्ता में होती है पार्टी उसकी ओर से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता, तो ये भी सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताना है कि कौन सा कथन सही है। 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंक्लूडेड द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 2nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो 9वीं अनुसूची है इसे कह रहा दूसरे संविधान संशोधन से शामिल किया गया नहीं, पहला संविधान संशोधन से शामिल किया गया और ये 1951 में हुआ था। तो पहला हो गया गलत। दूसरा, 9th शेड्यूल वाज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 31B, अगला तो पहला गलत हो गया, तो ये 2 ऑप्शन कट ही गए। अब तीसरा है, द लॉज अंडर द 9th शेड्यूल आर नॉट ओपन टू स्क्रूटनी इवन इफ दे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 9वीं अनुसूची में शामिल विषय का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है अगर वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या फिर संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इसका अगर 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई विषय इसमें शामिल किया गया तो उसका न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो यहाँ तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा, केवल 2 स्टेटमेंट सही होगा। तो यहाँ पर इसका ओनली 2 स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगला पहला स्टेटमेंट दिया गया, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आर द बॉडीज रिप्रेजेंटिंग ये डिस्ट्रिक्ट which the constitution has given varying degree of autonomy within the state legislature। दूसरा, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट यानी स्वायत्त परिषद काउंसिल जो होती हैं इनको केवल सिविल पावर्स होती नहीं, सिविल के साथ साथ इनको फाइनेंशियल, जुडिशियल, अन्य प्रकार की एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है, लेजिस्लेटिव पावर भी होती है। तो यहाँ 2 स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 2 जिन में है उसको निपाट दीजिए, 1 और 3 स्टेटमेंट इस प्रकार सही हो जाएगा। यानी तीसरा है, द रोल्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड इन रिलेशन टू टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ दीज रीजन्स, यानी 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला चौथा है, विद रेफरेंस टू मिनोरिटीज इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये आपको बताना है कि अल्पसंख्यक के संदर्भ में कौन से कथन सही है। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू ओनली 2 टाइप्स ऑफ मिनोरिटी नेमली रिलीजियस, धार्मिक और लिंग्विस्टिक, यानी 2 प्रकार के केवल अनुच्छेद 29 और 30 में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान
क्या करता है, मान्यता देता है। द टर्म मिनोरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया, ये भी बात सही है। इन इंडिया देयर आर ओनली 5 कम्युनिटीज नोटिफाइड एज रिलीजियस मिनोरिटीज एट नेशनल लेवल। नहीं, 5, केवल 5 नहीं, इसमें 2013 में जैन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, तो ये 6 हो गए हैं वर्तमान समय में। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। द लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज आर डिटरमाइंड ऑन द स्टेट वाइज बेसिस, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 1, 2, 4 इसका सही जवाब होगा। अगला, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ये लेजिस्लेशन रिगार्डिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार से संबंधित जो पहली बार कानून यानी विधान बनाया था, वह राज्य कौन था, तो ये किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आता है, ये सब जानते ही हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द फंक्शन और पर्पज ऑफ द बजट, बजट का कौन सा इसमें फंक्शन या पर्पज उद्देश्य नहीं होता है। पहला, इट इंश्योर्स द फाइनेंशियल एंड लीगल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर टू द एग्जीक्यूटिव, यानी या विधानमंडल का कार्यपालिका के प्रति अकाउंटेबिलिटी, उल्टा लिख दिया है। अगर ये लिखता कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति वैधानिक अकाउंटेबिलिटी और वित्तीय और वैधानिक अकाउंटेबिलिटी तय करता है, तब ये सही हो जाता है, इसलिए पहला हो जाता है गलत। बाकी दूसरा, इट इंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू द सुपीरियर्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, यानी जो सबऑर्डिनेट अधीनस्थ होते हैं उनका अपने हायर यानी उससे उच्च स्तर के प्रति ये क्या अकाउंटेबिलिटी तय करता है, बिल्कुल बात सही। इट फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एज इट यूनिफाइज द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनटू ए सिंगल प्लान, ये भी सही, ये भी सही। तो इसमें पूछा है कौन इसका फंक्शन नहीं है, तो ओनली 1, केवल 1 हो जाएगा, बाकी 2 इसके पर्पज या फंक्शन है। हिंदी में भी लिखा है, तो हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिएगा, हिंदी वाले से ही आपको इसमें बताते हैं। चलो अगला, हिंदी वाले से या इंग्लिश वाले से देख लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे उससे आप देख सकते हैं। हिंदी वाले से देख लो क्योंकि आपको भी आसान लगेगा। अगला पूछ रहा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या पूछा है, पहला, यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत गारंटीकृत महिलाओं के अधिकार की रक्षा करता है। तो यहाँ संविधान के अनुच्छेद ये 14, 16 और 21 के अंतर्गत गारंटी इसमें महिलाओं के अधिकार की रक्षा नहीं करता है, ये आपका गलत है, क्योंकि ये 2005 में अधिनियम आया, संविधान कब से है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जहाँ जहाँ पहला उसको काट दीजिए तो बचेगा कौन, 2 और 3, यानी यह घरेलू हिंसा को परिभाषित करता है जिसमें वास्तविक दुर्व्यवहार या शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक दुर्व्यवहार के खतरे को शामिल किया गया है। इसमें व्यथित व्यक्ति को सहायता प्रदान करने के लिए संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रावधान है, तो ये सही है। अगला, जिला स्तर से नीचे के प्रशासन के संदर्भ में इन अधिकारियों को घटते क्रम में आपको क्या है, लगाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या, जिला स्तर से नीचे के प्रशासन के संदर्भ में लगाना है, तो सबसे पहले जिला स्तर, यानी जिला स्तर से नीचे प्रशासन के संदर्भ में लगाओगे तो सबसे पहले कौन आएगा, कलेक्टर साहब आएंगे। कलेक्टर के यानी जिला यानी डीएम, कलेक्टर के बाद कौन, उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम साहब। तो उसके बाद एसडीएम के बाद फिर 5 नंबर तहसीलदार आते हैं, फिर 3 नंबर पर राजस्व निरीक्षक, और उसके बाद 3 के बाद फिर 2 नंबर पे सबसे लास्ट में पटवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, 4, 1, 5, 3, 2, यानी सी इसका सही जवाब होगा। अगला, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया, तो 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया। अगला ये पूछ रहा, नॉन फंजिबल टोकन, और ये इस टाइप का क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार के यूपीएससी में भी एग्जाम में भी पूछा गया था। तो नॉन फंजिबल टोकन, पहला कह रहा, इसे एक्सचेंजों पर अन्य परिसंपत्तियों की तरह खरीदा एवं बेचा जा सकता है। किसी भी विशेष समय पर एक एनएफटी का स्वामित्व कई लोगों के पास हो सकता नहीं, केवल एक समय विशेष पर केवल एक लोगों के पास हो सकता। तो ये 2 स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो अब आप जिन में 2 है उसको निपटारा करिए, तो आप 2 को निपटारा करेंगे, ये निपट गया, ये निपट गया, इसके कहाँ किस में निपटा दिए, हाँ इस वाले में निपटाइए 2 वाला जहाँ जहाँ, तो ये निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया, तो बचा कौन, 1, 3, 4, 1, 3, 4 इसमें क्या है, बिल्कुल सही है,
1 3 4 क्या है, बिल्कुल सही है। तो एक का 1 3 4 देख लीजिए। तो एक में क्या था, इससे एक्सचेंजों पर अन्य परिसंपत्तियों की तरह खरीदा एवं बेचा जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। एनएफटी में प्रत्येक डिजिटल संपत्ति को एक अद्वितीय कोड द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है, जिससे ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये सुरक्षित भी माना जाता है। और एनएफटी को क्रिप्टो करेंसी का डेरिवेटिव्स भी माना जाता है। अगला ये D10 यानी डेमोक्रेटिक जो क्लब बना था D10 क्लब के सदस्य कौन इसमें नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें कौन नहीं है ये बताना है। तो इसमें चाइना में आप जानते हो डेमोक्रेटिक है ही नहीं, तो चाइना इसमें नहीं है। फिर 2 नंबर पे कौन, इजराइल नहीं है। और उसके बाद 6 नंबर वाला कौन, डेनमार्क ये नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 6। बाकी दक्षिण कोरिया, जापान, भारत ये लोकतांत्रिक देश हैं, ये शामिल हैं। अगला नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में विचार करना है। तो ये नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स या ये कुछ क्षमता वाली वाइड एरिया टेक्नोलॉजी है जो नए IoTP उपकरणों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को समर्थ बनाने के लिए विकसित की गई, बिल्कुल बात सही है। NB-IoT की अंतर्निहित प्रौद्योगिकी वर्तमान GPRS की तुलना में अधिक जटिल है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई टेक्नोलॉजी लेटेस्ट से लेटेस्ट आती है तो उस कॉम्प्लिकेटेड की बजाय यानी सिंप्लिसिटी की ओर जाती है। तो जटिल है तो इसका मतलब उल्टा करके स्टेटमेंट लिखा गया, ये 2 हो गया गलत, तो 2 हो गया गलत, तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो केवल 3 स्टेटमेंट यहाँ बचा 2 काटने के बाद। यानी NB-IoT 2G 3G 4G मोबाइल नेटवर्क का सहवर्ती हो सकता, ये स्टेटमेंट केवल सही है। अगला जीनोबोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है या स्वयं को ठीक करने में सक्षम है। दूसरा, या छिपकली की कोशिकाओं के बने होते, यही बात यहाँ पर गलत है। तो ये छिपकली के नहीं बने होते हैं, तो 2 काटिए, ये कटा, ये कटा। इसके बाद कौन, तीसरा है ये सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए एक साथ जुड़ने में सक्षम होते हैं, यादों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सब सही है। तो 1 और 3, 1 3 4 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। अगला है इसमें निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष एजेंसी संयुक्त चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन का हिस्सा, इसरो और जाक्सा। जापान की जाक्सा, ये 2 लोग, 1 और 4 इसका सही हो जाएगा। बाकी नासा ESA ये गलत हो जाएगा। अगला हमने जो करंट डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर ये बातें इसको भी डिस्कस किया हुआ था। तो जो लोग करंट देखे होंगे बहुत सारा इसमें क्वेश्चन करने की स्थिति में रहे होंगे। हाल ही में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस, इसको भी डिस्कस किए हुए थे, के संदर्भ में विचार कीजिए। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा, अब निजी है तो यहाँ देखिए ये निजी कंपनी है तो इसरो के अंतर्गत कैसे आ जाएगा, दोनों में या तो एक सही होगा या तो 2 होगा। तो ये निजी है तो निजी कंपनी के रूप में तो पहला तो गलत हो गया, तो दूसरा ही बचा कि इसका एक कार्य अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता को साझा करने की पेशकश करता है। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बोस आइंस्टीन संघनन के संदर्भ में विचार कीजिए। यह तब बनता है जब परमाणुओं को परम शून्य तापमान पर ठंडा किया जाता, सही है। यह अत्यधिक अस्थिर होते हो गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति में इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला निम्नलिखित में से कौन स्टायरीन गैस के स्रोत हैं। तो ये स्टायरीन गैस का पूछा तो वाहनों से निकलने वाला निकास, सिगरेट का धुआं, फल और सब्जियां, जीवाश्म ईंधन, सब 1 2 3 4 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला लोकप्रिय कांस्य प्रतिमा जिसे नृत्य करती हुई लड़की का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है कि खोज सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से की गई थी। तो ये कांसे की नृत्य की मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। बनावली से यानी जुते हुए खेत के साथ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये आप जानते ही हैं। अगला डायमंड सूत्र के संदर्भ में विचार करना है, तो ये पहला स्टेटमेंट करा या महायान संप्रदाय से संबंधित, बिल्कुल बात सही है। इसे वज्रच्छेदिका के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। तो दोनों ये स्टेटमेंट सही है, ये आगे भी ध्यान रखिएगा। डायमंड सूत्र को महायान संप्रदाय से संबंधित है और इसे वज्रच्छेदिका के नाम से भी जाना जाता है। अगला निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय की नियुक्ति मुगलों के आगमन के दशकों पहले होती रही थी, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, वास्को डी गामा ने वर्ष 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की और कालीकट में जबूरीन के दरबार का दौरा किया, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला निम्नलिखित में से किस लेखक ने सुख सप्तती का फारसी में तूतीनामा के रूप में अनुवाद किया था। तो ये किसने किया था, तो जिया अल दीन नक्शबी के द्वारा यह अनुवाद किया गया था। तो आगे के लिए भी ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। महमनी स्थापत्य शैली के संदर्भ में विचार कीजिए। गुलबर्गा किले में स्थित जामी
जामी मस्जिद का खुला प्रांगण भारत के सभी मस्जिदों में सबसे बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि ये सबसे बड़ा नहीं है। इस शैली की स्थापत्य भारतीय और ईरानी स्थापत्य मिश्रण के परिणाम स्वरूप हुई, ये स्टेटमेंट केवल सही है। आगे चलते हैं, अगला इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि अली मुसलियार और वरियाम कुन्नात कुंजा अहमद हाजी किसके प्रसिद्ध नेता थे? तो ये मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था उसके प्रमुख रूप से नेता थे। अगला क्वेश्चन फिर इसमें पूछ रहा है कि 1923 में स्थापित ली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो 1926 में जो यूपीएससी का गठन किया गया उसी के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। अगला, कांग्रेस के हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन के संदर्भ में विचार करना। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के हरिपुरा और त्रिपुरी सत्र का अध्यक्ष चुना गया, बिल्कुल बात सही है। सुभाष चंद्र बोस का मुख्य कार्य युवाओं को संगठित करना और ट्रेड यूनियन आंदोलन को बढ़ावा देने में निहित था, ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और सरदार पटेल ने त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाए जाने का समर्थन किया, ये यहाँ पर स्टेटमेंट है गलत, तो यहाँ गलत है, तो ये 1 और 2 बचेगा केवल सही। अगला, निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा के संस्थापक सदस्य थे? तो मद्रास महाजन सभा में वीर राघवाचारी, पी आनंद चालू, सुब्रमण्यम अय्यर, यानी पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, बॉम्बे, अगला जो लिखा मेहता तैयब और तैलंग जी, ये बॉम्बे एसोसिएशन बॉम्बे सभा जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये कौन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना था, कौन सा 1976 वाला, तो ये उसके 1876 वाला उसके थे, तो ये दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, पी आनंद चार्लू, ये बताइएगा किसके थे। अगला है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें बताना है, तो इसमें कौन, रांगो, सांगोपो भी इसकी है, सिकांग भी है, संकोच भी है, लेकिन धौली इसकी नहीं है, तो इसमें 1, 2, 3 केवल 3 नदियां इसकी क्या हैं, सहायक नदियां हैं। अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसकी सीमा यूक्रेन के साथ लगती है? तो इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, यानी डिलीट किया गया है, तो क्योंकि स्लोवेनिया अब वर्तमान में देश है ही नहीं, तो ये इस क्वेश्चन को अब आपका काम है कि यूक्रेन किसके साथ बॉर्डर साझा करता है, उसको जरूर देख लीजिए, काफ़ी चर्चा में रहा, इंपॉर्टेंट है। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे ITCZ कहा जाता है के संदर्भ में विचार करना है। या भूमध्य रेखा पर स्थित एक उच्च वायुदाब वाला होता, आपको पता है कि ये उच्च वायुदाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर सूर्यातप सबसे ज़्यादा होगा, जब सूर्यातप होगा तो ये लो प्रेशर होगा, तो यहाँ जो उच्च दाब लिखा है गलत है। जुलाई के महीने में यह गंगा मैदान के ऊपर स्थित होता है, बिल्कुल बात सही, तो यहाँ पर केवल यानी ITCZ उत्तर भारत की ओर गंगा के मैदान में शिफ्ट हो जाता है। अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, अवर्गीकृत वन, आप देखोगे जो वन अधिनियम है 1927 उसमें ये वर्गीकरण किया गया। तो संरक्षित क्षेत्र में कौन क्या, तो इसमें उल्टा लिख दिया, ये उल्टा है, यानी संरक्षित क्षेत्र क्या होता है, भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित क्षेत्र जिन्हें सीमित संरक्षण प्राप्त होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, संरक्षित। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हुआ, कहते नहीं प्रोटेक्शन है हमको, तो प्रोटेक्शन का मतलब हुआ जब सबसे ज़्यादा आपको किसी का संरक्षण प्राप्त हो जाए, सुरक्षा आपको बहुत ज़्यादा तामझाम वाली सुरक्षा दे दी जाए, तो उसी को कहा जाता प्रोटेक्शन। आरक्षित वन, तो ये भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत अधिसूचित क्षेत्र जिन्हें उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त हो। अगर सीमित संरक्षण प्राप्त है तो संरक्षित वन है, और यानी इसको क्या बोलते हैं, संरक्षित वन, और उच्चतर स्तर का संरक्षण प्राप्त होता है तो उसे आरक्षित वन कहा जाता है। दूसरे हैं अनक्लासिफाइड, अवर्गीकृत वन, एक क्षेत्र जो वन के रूप में दर्ज है लेकिन आरक्षित या संरक्षित श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है, तो इसी को, तो इसमें केवल 3 सही है, तो ये भी आप आगे के लिए ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक रिजर्व्ड हो गया, दूसरा प्रोटेक्टेड हो गया, तो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड। तो रिजर्व्ड जो होता है उसको क्या होता है, सबसे ज़्यादा संरक्षण प्राप्त किया जाता है। प्रोटेक्टेड को यानी क्या किया जाता है, ये रिजर्व्ड को सबसे ज़्यादा संरक्षण होता, प्रोटेक्टेड को लिमिटेड यानी उसमें संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो इसमें केवल 3 सही है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला पूछ रहा है कि आइए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें कौन कौन दिया गया, तो इसमें दिया गया है कि सक्रिय ज्वालामुखी उद्देश्य, तो सेम मेरू ये कहाँ का है, तो सेम मेरू ये डिस्कस भी कई बार हम भी करंट वाले में कर चुके हैं, ये इंडोनेशिया का है, तो पहला गलत। माउंट किलायू हवाई अमेरिका है, सही है। अगला सकुराजिमा
ये गलत है। सकुराजिमा इंडोनेशिया में नहीं है, जापान में है। अगला फागराडाल्सफाल ये आइसलैंड में है। तो यहाँ पर पूछा कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो 2 युग्म, 2 और 4 सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान होते हैं जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और निम्न वायुमंडलीय दाब, ऊर्ध्वाधर पवनें तथा अत्यधिक वर्षा इसकी विशेषताएं होती हैं। तो ये है स्टेटमेंट क्या गलत है। यहाँ निम्न वायुमंडलीय दाब में उच्च वायुमंडलीय दाब होता है, ऊर्ध्वाधर पवनें और अत्यधिक वर्षा इसकी विशेषताएं। आंख उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशिष्ट विशेषता जो कि साफ आसमान, गर्म तापमान और निम्न वायुमंडलीय दाब का एक केंद्रीय क्षेत्र होता है, ये भी गलत है। अगला, तो ये तूफान उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमने करंट वाले में भी डिस्कस किया था, तो हमने कहा था ये नाटक, देखो ये आपका यानी नदन हेमीस्फीयर है। तो नदन हेमीस्फीयर में हमने आपको ट्रिक बताई थी कि कभी आप भूलोगे नहीं। तो ये क्या करता है, यानी नौटंकीबाज होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो नौटंकीबाज उल्टी गंगा बहाता है। तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता। तो इसमें कोई ऑप्शन सही ही नहीं है। एक और 2 इसमें क्या है, कौन पूछा कौन सही नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सही नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन क्या डिलीट कर दिया गया। अगला, कस्तूरी कॉटन पद किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा भारत के कपास ब्रांड के लोगों से संबंधित है। अगला है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। तो आइए इसको हम देखते हैं। यानी दक्षिण से चलना है, उत्तर की ओर चलना है। तो दक्षिण से चलोगे, सबसे पहले पेंच मध्य प्रदेश का मिलेगा, फिर 1 पे आइए सिमलीपाल उड़ीसा ये मिलेगा, फिर 4 वाला पन्ना मिलेगा, और उसके बाद फिर आपका 3 मिलेगा रणथंभौर। कौन मिलेगा, रणथंभौर ये मिलेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन, यही 3 वाला। आगे आइए, अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा के पास व्यक्तिगत वन अधिकारों के स्वरूप और सीमा निर्धारण करने हेतु प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार होता है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यानों या अभ्यारण्यों के संदर्भ में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर केवल एक सही है, स्टेटमेंट सही वाला पूछा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती, सही बात है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट सही, लेकिन तीसरा वाला गलत है, क्योंकि बाघों की संख्या बताए थे सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। कितनी है बाघों की संख्या, ये भी हम डिस्कस कर चुके, 526। और दूसरे नंबर पे कर्नाटक है 524। कितनी, 524। उसके बाद तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है। तो ये करंट वाले में काफ़ी आपको हम कई बार बताए हुए हैं। तो इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 1, 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, ये झील पूछा है आर्द्रभूमिया वाला। तो ये तो आप झील वाला इसको लगा लिए होंगे, क्योंकि इसको भी हमने टॉपिक वाले वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। लोनार महाराष्ट्र वाला, सूर सरोवर ये उत्तर प्रदेश आगरा में है। तो ये गलत हो जाएगा। सांभर ये राजस्थान, ये भी गलत हो जाएगा। तसामगो झील ये कहाँ की, नागालैंड की नहीं, सिक्किम की है। ये आपकी भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित तसामगो झील स्थित है। तो इसमें केवल युग्म 1 केवल सही सुमेलित है, बाकी हैं गलत। आगे आइए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक राष्ट्रीय उद्यान के विषय में विचार करना। या इडुक्की जिले के थेक्कडी में पश्चिमी घाट की कडामम पहाड़ियों पर स्थित है, या एक बांध के जलाशय के आसपास स्थित है। यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार, नम्न पर्वतीय वन और घास के मैदान पाए जाते। बात हो रही है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल की। आगे अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पद बोन बीबी किसको संदर्भित करता है। तो सुंदरबन के जो पवित्र उपवन होते हैं उनको बोन बीबी के नाम से जाना जाता है। अगला, ओडियो कार्डिसेप्स नूतन कवक के संदर्भ में आपको विचार करना, या मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में पाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। इसका उपयोग जैविक कीट नियंत्रण एजेंट के रूप में किया जा सकता है और यह अपने कैंसर रोधी गुणों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हैं सही। अगला है, आर्कटिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इसका तात्पर्य केवल आर्कटिक के गर्म होने से, बिल्कुल बात सही है। आयोडिक अम्ल यानी HiO3
उस एरोसाल के गठन का मुख्य कारण है जिसके परिणाम स्वरूप आर्कटिक प्रवर्धन होता है, ये भी सही। आर्कटिक प्रवर्धन जैसी कोई परिघटना नहीं है, ये भी सही है। और फिर चौथा, एल्बिडो और महासागर धाराओं के पैटर्न में परिवर्तन आर्कटिक प्रवर्धन को तेज करता है। तो यहाँ 1 2 3 4 सारे के सारे स्टेटमेंट हैं सही। अगला, लैंटाना कैमारा जो हाल ही में चर्चा में था, किससे संबंधित है? ये है आक्रामक प्रजातियां दूसरे देशों से। भारत में मान लो जैसे लैंटाना आ गया और यहाँ के स्थानीय प्रजाति को नुकसान पहुंचाता है। अगला है वित्तीय कार्रवाई कार्बल यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने का परिणाम क्या होगा? तो पहला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, विश्व बैंक व एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते, सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी हो सकती है, ये भी सही। सभी प्रकार के राजनयिक संबंधों का अंत, ये है गलत। तो इसमें सही क्या है? 1 और 2 है सही। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्क्रमी शुल्क संरचना, इसको इन्वर्टेड किस नाम से जाना जाता है? इन्वर्टेड, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है इन्वर्टेड, इंग्लिश वाला देख लीजिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ये कब लगाया जाता? यह एक ऐसी स्थिति है जहां निवेश पर प्रयोग की गई कर की दर तैयार माल पर लगने वाले कर की दर से अधिक होती है। तो ये जब निवेश पर जितनी प्रयोग की गई कर की दर है, जितनी तय की जाए और उससे ज़्यादा जब किसी देश के द्वारा टैक्स लगा दिया जाता तो उसी को उत्क्रमी शुल्क संरचना के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। बाकी आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास अंकटाड के द्वारा प्रकाशित की जाती? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये निकलती है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट नहीं निकलती। अगला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये अंकटाड के द्वारा ये नहीं, ये विश्व बैंक के द्वारा निकाली जाती थी, बंद कर दी गई। तो ये 3 काटिए, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो 1 2 4 ये सही। दूसरा वाला टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, अब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट भी अंकटाड निकालता है। डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट भी अंकटाड के द्वारा निकाली जाती है। इसके बाद अगला ये स्कीम वाला भी कई बार E-नाम स्कीम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। इसे राज्यों की कृषि उपज व्यापार समितियां, जिसे APMC के नाम से जाना जाता है, जोड़ने के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में शुरू किया गया। बिल्कुल बात सही है। अगला, यह संपर्क रहित दूरस्थ बोली नीलामी और मोबाइल आधारित किसी भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराता, जिसके लिए व्यापारियों को मंडियों या बैंकों तक जाने की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। लघु कृषक कृषि व्यवसाय, जिससे क्या कहा जाता है? स्मॉल कंसोर्टियम, यानी स्मॉल कंसोर्टियम जो लघु कृषक यानी स्मॉल फार्मर्स, इसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद कंसोर्टियम, इसे किस नाम से जाना जाता है? SFAC के नाम से जाना जाता। ये E-नाम का क्या है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ये भी सही है। E-नाम उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये है गलत, क्योंकि आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत। अगला, पार्टिसिपेटरी नोट के संदर्भ में बताना है। सहभागिता पत्र के संदर्भ में क्या सही है? या किसी पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा जारी वित्तीय साधन होते हैं, ये सही है। लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि इन्हें सेबी में अपनी पहचान का खुलासा नहीं करना होता। तो इसमें है केवल एक स्टेटमेंट है सही। अगला, IMF भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये IMF की स्थापना ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के बाद 1945 में, 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौता होता। फिर विश्व बैंक और IMF ट्वाइन सिस्टर के रूप में आप जानते हो इनकी स्थापना की जाती है। IMF का काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ। तो एक व्यक्ति सदस्य देश का कोटा मोटे तौर पर विश्व अर्थव्यवस्था में इसकी सापेक्ष स्थिति को दर्शाता, किसको कितना कोटा मिलेगा। कोटा का IMF के खाते की यानी SDR जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, जिसे 1969 में लाया गया है, में निर्दिष्ट किया जाता है। अगला, कोटे में किसी भी परिवर्तन को कुल मतदान का, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसमें सुधार नहीं हो पा रहा, 85% बहुमत की आवश्यकता होती है तभी परिवर्तन हो सकता। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। अगला है रिवर्स रेपो रेट, लॉन्ग टर्म रिवर्स रेपो रेट, ये भी आपको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। रेपो रेट ये क्या? पहला कह रहा है कि या जो लॉन्ग टर्म रिवर्स रेपो रेट होता है के तहत केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले रेपो दर पर बैंकों को धन प्रदान करता। यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है कि ये गलत है, लेकिन इंग्लिश वाले में जाएंगे तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, तो इस पर ज़्यादा कोई क्या है यानी देखना ही नहीं। अगला, कंसोल बॉन्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह परिपक्वता तिथि रहित निश्चित आय बॉन्ड है और इसे
परपेचुअल बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है, तो ये सही है। दूसरा, ये एक प्रकार का ऋण साधन है, इससे जारीकर्ता की इच्छा पर भुनाया जा सकता, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएंगे। बाकी ये पैसेज हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है, वहाँ आप जा कर के डाउनलोड कर लीजिए। बाकी ये पैसेज, मैथ, रीजनिंग, बाकी 50 क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप लगाइएगा। इसमें सही आंसर टिक लगा हुआ है, तो उस आंसर से भी मैच आप करवा सकते हैं। तो ये पेपर आप आराम से देखिएगा। बाकी मैथ, रीजनिंग, पैसेज इन सबको करने की कोशिश करिएगा। तो ये बाकी क्वेश्चन इसमें कितने हैं, 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के पैसेज के बचते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी स्कीम दृष्टि आईएएस के द्वारा निकाली गई है कि कोई भी गरीब या जिसको मेंस में दिक्कत है और प्री क्वालिफाई करके बैठा है, उसके अंदर एबिलिटी है, यानी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का प्री निकाल रखा है, तो इसमें ये प्रीलिम्स, इसके बाद मेंस भी इसमें हुआ था, तो मेंस अभी प्री का इसका रिजल्ट भी अनाउंस किया जा चुका है। तो इसकी ध्यान दीजिएगा। पेपर आप देख ही लिए होंगे। इसकी कट ऑफ जो जनरल की गई है 70 नंबर गई है, तो ये 200 में, जी हाँ सही आपने सुना, 70 नंबर ये जनरल की कट ऑफ, बाकी अन्य कैटेगरी की अलग अलग है। तो इसका रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है प्रीलिम्स का, फिर मेंस का रिजल्ट और फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। फिर आपका 3 जैसे यूपीएससी में इंग्लिश कंपलसरी, यानी सारे पेपर वैसे मेंस, निबंध सब कुछ इसमें हुआ है। तो पूरी प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको फिर यहाँ पर दृष्टि आईएएस के द्वारा यानी फ्री कोचिंग के साथ साथ मेंटरशिप या अन्य जितनी भी ज़रूरत होती है सब कुछ उपलब्ध करवाया जाने इसमें अस्मिता योजना के अंतर्गत किया जाता है। तो ज़रूर इसका फ़ायदा आप लोग उठाइए। तो ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।